नमस्कार, मैं डॉक्टर वी नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमडी विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अब तक हमने सीखा कि शिक्षा और मनोविज्ञान का रूप क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका विकास क्रम कैसे रहा, यानी व्यवहार के परिमार्जन हेतु व्यवहार में संबंधी अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अर्थात शिक्षा व्यक्ति के प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन करती है, परिमार्जन करती है, और मनोविज्ञान उन्हीं व्यवहारों का अध्ययन करता है कि कितना बिहेव में चेंजिंग हो पाई है, कितनी अभी बाकी है। जिस प्रकार से शिक्षा अपने उद्देश्यों को निश्चित करती है, उसके द्वारा व्यवहार में वह परिवर्तन करने का पूरा प्रयास करती है, वह चाहे बालक का शारीरिक विकास के रूप में हो, चाहे मानसिक विकास में, चाहे भावात्मक विकास में, चारित्रिक सामाजिक किसी भी प्रकार का विकास हो, जिसे हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, उसके संवेगों पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करना है, इन समस्त चीजों का कार्य शिक्षा का दायित्व होता है कि उन व्यवहार में परिमार्जन करे, उसमें परिष्करण करे। मनोविज्ञान क्या करता है, यानी ये देखता है कि इसके व्यवहार का अध्ययन करता है कि अभी व्यवहार में कितना परिमार्जन हुआ है, कितना अभी बाकी है, अर्थात अभी परिवर्तन और कितना करना है। क्या जो उद्देश्य लेकर के उसके स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, जो उसके शारीरिक में, जो उसके व्यवहार में, जो उसके संवेगों में परिवर्तन हम चाहते थे शिक्षा के द्वारा, क्या वह वास्तव में हो पाया, इसी का निर्धारण, इसी का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान आगे आता है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान मिल करके इसी कार्य को करते हैं। किसी भी व्यवस्था में उसके पाठ्यक्रम को देखते हैं, उसके उद्देश्यों को देखते हैं, उसकी शिक्षण विधियों को देखते हैं, शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों को देखते हैं, छात्रों को उसमें रुचि कैसी है, इन तमाम चीजों को मिला करके व्यवहार का अध्ययन मूल रूप से करना ही, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मूल रूप से अगर देखा जाए तो उसका यही दायित्व होता है कि बालक के अंदर किस प्रकार से, कितना मात्रा में व्यवहार परिवर्तन कैसे करना है और किया जाए। इसके लिए तमाम प्रकार की अध्ययन की विधियां लाई गई, जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां कहते हैं। अध्ययन विधियों से प्राप्त होता है कि हम केवल एक विधि के द्वारा, एक ही मेथड के द्वारा हम किसी बालक के व्यवहार का मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसके लिए जब हम कई विधियों को देखते हैं, चूंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर बालक, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, शारीरिक रूप से भिन्न होता है, मानसिक रूप से भिन्न होता है, बुद्धि के रूप से भिन्न होता है, संवेगों के द्वारा भिन्न होता है, बातचीत करने के लहजे से भिन्न होता है, उसका वातावरण वंशाण क्रम भी उसे भिन्न करता है। यानी तमाम ऐसे फैक्टर्स, कारक हैं जिसके आधार पर प्रत्येक बालक की रुचियां, उसकी इच्छाएं, उसकी जिज्ञासाएं, उसके संवेग, प्रेम, स्नेह, क्रोध, घृणा इत्यादि, ये सब कहीं न कहीं भिन्न होते हैं। बुद्धि के आधार पर भिन्न होते हैं, कोई बहुत तेजस्वी होता है, कोई बहुत निम्न बुद्धि का होता है, कोई सामान्य होता है। तो इस तरह से हम देखें तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है, यह प्रत्येक बालक पर एक अपना प्रभाव डाली रहती है। यही कारण है कि एक समान प्रकार की शिक्षा दे जाने पर भी, एक प्रकार से एक ही विधि से लोगों को पढ़ाए जाने पर भी लोगों के अंदर वह व्यवहार परिवर्तन देखने को नहीं मिलता जितना कि हम चाहते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक बालक का व्यक्तिगत अध्ययन करना पड़ता है, उसका आत्मनिरीक्षण करने की विधि दी जाती है, उसको बहिर्दर्शन के रूप में देखा जाता है। कभी तो उसे गाथा वर्णन करने के लिए कहा जाता है कि तुमने अपने अनुभव को देखा, उसको समझो, याद करो और पुनः आज उसकी व्याख्या करो। आत्मनिरीक्षण माने अपने अंदर झांको, मैं क्यों क्रोधित होता हूं, मुझे क्यों प्रेम से नहीं आता है, मेरे अंदर क्यों बहुत जल्दी किसी चीज को देख करके उत्तेजना आ जाती है, कभी मैं विचलित हो जाता हूँ, कभी भयभीत हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। इस प्रकार की तमाम जो समस्याएं हैं बालकों के अंदर, उनका अध्ययन करना तो हम अंतर्दर्शन विधि से करते हैं, बहिर्दर्शन विधि से करते हैं, गाथा वर्णन विधि से करते हैं, कभी कोई तुलनात्मक विधि से करते हैं, कभी विभेदात्मक विधि से करते हैं, कभी उसका निदानात्मक डायग्नोसिस मेथड से करते हैं, कभी क्लिनिकल मेथड से उपचारात्मक विधि से करते हैं, कभी विभेदात्मक विधि से करते हैं। यानी तमाम ऐसी विधियां हैं जिसके आधार पर हम बालकों के व्यक्तित्व का, उसके व्यवहार का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसके आधार पर बालक को एक सुयोग्य बालक बनाने के दिशा में प्रयास करते हैं और उसका सर्वांगीण विकास करने का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूर्ण कर लेते हैं। तो आइए ऐसी कुछ विधियों को हम देखते हैं।
जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें आप देखेंगे इसकी मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। एक होती है आत्मनिष्ठ, दूसरी होती है वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ का प्राय होता है कि जिसमें बालक स्वयं को देखे और अपना निरीक्षण करे, और वस्तुनिष्ठ का प्राय होता है कि वह किसी दूसरे को देख करके उसका अध्ययन करे, माने अन्य व्यक्तियों का अध्ययन करना यह वस्तुनिष्ठ होता है, और स्वयं का अध्ययन करना यह आत्मनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठ के अंतर्गत दो प्रकार की विधियां दी गई हैं, एक है आत्मनिरीक्षण, दूसरा है गाथावरण। वस्तुनिष्ठ में प्रयोगात्मक विधि है, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास, उपचारात्मक, विकासात्मक, तुलनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, सांख्यिकी, परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि। इतनी विधियां आपकी शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग में लाई जाती हैं, और समस्त विधियों का प्रयोग यही है, उसका उद्देश्य यही है कि बालकों में व्यवहार का कितना परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन करना, बालकों की रुचियों को जांचना, बालकों के मानसिक स्तर को देखना, बालकों के वातावरण के आधार पर उनकी बुद्धि को देखना। तो ये जो विधियां हैं इसके आधार पर हम अलग अलग चीजों से उसकी जांच कर सकते हैं और करते हैं। अब आप देखिए आत्मनिरीक्षण विधि माने एक एक विधि को हम आगे बढ़ाते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आत्मनिरीक्षण विधि, इसका प्राय मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना, अर्थात आत्मनिरीक्षण से प्राय होता है कि जैसे मुझे क्रोध क्यों आता है, मैं क्यों बहुत जल्दी विचलित हो जाता हूँ, मुझे उत्तेजना क्यों आती है, मैं कभी कभी भयभीत क्यों हो जाता हूँ, मैं लोगों को देख करके संकोच क्यों करने लगता हूँ, क्यों हिचकिचाहट आती है। इस प्रकार की जब बातें हैं तो कहा जाता है कि तुम स्वयं का अध्ययन करो। अब देखो किन परिस्थितियों में तुम्हें भय उत्पन्न होता है, किन परिस्थितियों में बहुत खुश होते हो, प्रसन्न होते हो। इसमें बालक स्वयं का अपना निरीक्षण करता है और वह उसे बताने का प्रयास करता है कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लोगों को मैं अपने अनुकूल देखता हूं तो मैं प्रसन्न होता हूं, जब अपने प्रतिकूल कुछ लोगों को देखता हूं तो मुझे भय होता है, कभी कभी मैं अपनी चीजों को कहना भी चाहता हूं लेकिन मुझे संकोच होता है। तो वह स्वयं का अध्ययन करके अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बताता है। लेकिन इसमें दोष क्या होता है कि बालक स्वयं की बातों को तो देखता है, अपना निरीक्षण तो करता है, लेकिन जैसे वो निरीक्षण करने बैठता है, मान लो क्रोध में है तो वह क्रोध का निरीक्षण कर रहा है, लेकिन तब तक क्रोध शांत हो जाता है, प्रेम स्नेह का भाव आ जाता है। तो उसकी जो निरीक्षण की विधि होती है वह उतनी वास्तविक नहीं होती है, उतनी वह विश्वसनीय नहीं हो पाती है, उसमें रिलेबिलिटी की कमी हो जाती है। लेकिन जो वह कुछ सोचता है, देखता है, अपना निरीक्षण स्वयं में करता है, अवलोकन करता है, उसमें कहीं कहीं बनावटीपन भी आ जाता है। फिर भी आत्मनिरीक्षण की जो विधि है, स्वयं को जानने की जो विधि है, उसका आधार अगर हम बच्चों पर करते हैं तो वही बच्चे इसको कर पाते हैं जो वास्तव में बहुत बुद्धिमान होते हैं, जो विश्वसनीय होते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का बनावटीपन ना हो, जो वास्तविक स्थिति को ही बताने में विश्वास रखते हो, तब यह विधि सार्थक होती है। दूसरी विधि है गाथा वर्णन विधि। इसका प्राय पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना, अर्थात किसी बालक से कहा जाए तुम अब तक जो कुछ अपने अनुभव को जानते हो, सीखे हो, उसको शेयर करो, लोगों को बताओ। तो अपने पूर्व में किए गए किसी कार्य के अनुभव को एक लेखा तैयार करता है, एक रिकॉर्ड बनाता है, और उसके आधार पर वह उसका प्रस्तुतिकरण करता है। लेकिन प्रस्तुतिकरण करते समय उसमें कहीं कहीं पक्षपात की बात आ जाती है। कुछ चीजों को तो वह अच्छी चीजों को बताता है, लेकिन जो कुछ कमियां होती हैं उसको छिपाने का प्रयास करता है। यह विधि उन्हीं लोगों पर बहुत ही अच्छी होती, उपयोगी होती है जो लोग इस विधि के द्वारा अपने अनुभवों को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जो बौद्धिक जगत के हैं, जो ज्यादा विश्वसनीय लोग हैं, जो सत्यवाद में विश्वास करते हैं, जो लोगों के साथ परोपकार की भावना से जुड़े रहते हैं, जिनके अंदर दिखावापन नहीं होता है, ऐसे लोगों पर ही ये गाथा वर्णन की विधि जो है सार्थक हो पाती है। अन्य लोगों में जो जटिलताएं होती हैं उन जटिलताओं को तो नहीं बताते, लेकिन अपनी जो उपलब्धियां होती है उसको बार बार बताने का प्रयास करते हैं। तो जो पूर्व अनुभव है, उस अनुभव को जब व्यक्ति इस अध्ययन में ले आता है, उसका निरीक्षण करता है, कभी कभी क्या करता है कि पूर्व अनुभवों को याद करते समय, उसका स्मरण करते समय, रिकॉल और रिकॉग्निशन करते समय, पहचान करते समय उसमें कहीं न कहीं वो त्रुटि हो जाती है, भूल जाता है। एक चीज को याद करता है तो दूसरा भूल जाता है, तीसरा आ जाता है, यानी उसका जो सीरियल क्रम होना चाहिए वह अनुक्रम उसका बिगड़ जाता है। इसलिए गाथा वर्णन विधि जो आत्मनिरीक्षण की विधि है, यह भी उतनी विश्वसनीय नहीं हो पाती, लेकिन यह उन्हीं लोगों पर उपयोगी होती है जो इसके प्रति वास्तव में विश्वसनीय होते हैं। तीसरी विधि होती है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल से प्राप्त होता है कि पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन।
यानी कुछ हम दशाओं को उसके कुछ ऐसे सिचुएशंस को बना लेते हैं और उसके आधार पर एक प्रयोग करते हैं, टेस्ट करते हैं। प्रयोग का प्राय है जैसे कोई बालक झूठ बोल रहा है या कक्षा में पठन पाठन की जो विधियां हैं वह बहुत उपयोगी नहीं हो रही हैं, जितना हम उपलब्धि चाहते हैं बालकों से उतना हमें वह परिणाम नहीं मिल पाता, फल नहीं मिल पाता। ऐसे आधार पर कुछ बच्चों को लेकर के हम अलग अलग रूप से एक प्रयोग करते हैं कि किन विधि के द्वारा सिखाने पर उनके अंदर ज्यादा अधिगमन होता है, किस विधि का प्रयोग करने पर वह उस अधिगम क्षमता को कम आंक पाते हैं, माने जो हमें चाहिए जितनी उपलब्धि वह व्यवहार का परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है। जो अचीवमेंट हमारा जो लक्ष्य जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के हमने शिक्षण कार्य को प्रारंभ किया, जिन मेन ऑब्जेक्टिव को हमने चयनित किया, जैसे उसका बौद्धिक विकास करना, उसकी क्षमताओं को विकसित करना, उसके संवेगों पर नियंत्रण करना, अगर इन चीजों को लेकर के हम उनकी रुचियों को जागृत नहीं कर पाते, उनके ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो इसका प्राय होता है कि हमारा जो भी शिक्षण विधियां वह दोषपूर्ण है। यही कारण है कि प्रयोगात्मक विधि के द्वारा हम इन दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो यह एक तरह से नियंत्रित विधि होती है, इसमें विश्वसनीयता होती है, इसमें सत्य निष्ठा होती है। यानी जो परीक्षण हम करते हैं वह कुछ लोगों पर करते हैं, वह निरीक्षणकर्ता उसको स्वयं ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर उन बालकों के व्यवहारों का वह निरीक्षण करता है। तो प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है यह विश्वसनीय होता है, लेकिन यह निरीक्षणकर्ता के स्वभाव पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। क्या वह निरीक्षणकर्ता समस्त बच्चों को एक समान समझता है? कहीं उसके अंदर किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं आ रहा है? अगर एक दोष है तो प्रयोगात्मक विधि भी वहां पर दोषपूर्ण हो जाती है। इसलिए निरीक्षणकर्ता जब भी इस परिस्थिति में आए, प्रयोगात्मक विधि के द्वारा कुछ बच्चों का अध्ययन करने का प्रयास करे, तो वहां पर उसे बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। तभी यह विधि कल्याणकारी होती है, वह विश्वसनीय होती है और उसमें जो वास्तविक फल मिलता है, परिणाम आता है, उसको बता पाने में समर्थ हो पाती है। अब आता है बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि। इंस्पेक्शन में क्या होता है? बहिर्दर्शन में माने व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार का निरीक्षण करके उसकी मानसिक दशा का पता लगाना। इससे प्राय होता है कि जब हम इस विधि को लेकर के चलते हैं तो बालकों के व्यवहारों को देखते हैं, को किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में किस प्रकार की हरकतें करता है, कैसे उसके संवेगों में बदलाव आ रहा है, क्यों वह क्रोध में आ रहा है, क्यों वह बहुत हर्ष में हो जाता है, कभी कभी क्यों वह क्षण भर में ही प्रसन्न होता है, क्षण भर में रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार की चीजों को जो संवेग हैं, उनके व्यवहारों में जो परिवर्तन को ला रहे हैं, वह अध्ययन करने की जो विधि है वह कौन सी है? बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि। इसी विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है। यानी कोई बालक क्यों परेशान है, क्यों उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्यों उसकी रुचि विषय वस्तुओं के प्रति नहीं जा रही है, क्यों वह किसी कार्य को करने के लिए अगर कहा जाता है तो उसकी अनदेखी करता है, इस चीज का निरीक्षण करना पड़ता है। और वह निरीक्षणकर्ता जो है इस चीज को बिल्कुल ना बताए, वह बालक इस चीज को जानता है कि मेरा निरीक्षण किया जा रहा है, मेरा एक तरह से लोगों के द्वारा मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है। अगर वह बालक या व्यक्ति इस चीज को जान लेता है कि इसमें मेरा निरीक्षण किया जा रहा है, तो वह अपने व्यवहारों में बदलाव अर्थात बनावटीपन ला देता है। इसलिए जब भी किसी बालक का निरीक्षण करना हो, ऐसी समस्या से ग्रसित, जो झूठ बोलता हो, अपराधी प्रवृत्ति का हो, जो कार्य को करना नहीं चाहता है, लोगों को परेशान करता है, तो वहां पर निरीक्षणकर्ता को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। वह ऐसी परिस्थितियों में उसका अध्ययन करे, ऐसी परिस्थितियों में उसका निरीक्षण करे जिससे उसको उस चीज की जानकारी भी ना हो सके, भनक ना लग सके कि मेरा निरीक्षण किया जा रहा है, और उसकी यथास्थिति को देख करके वह उसका एक लेखा जोखा तैयार करे और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करे। अगला आता है जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री। इसमें क्या होता है? जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन। जीवन इतिहास से प्राय होता है, यानी यह विधि उन्हीं लोगों पर ज्यादा से ज्यादा लागू की जाती है जो बालक समस्याग्रस्त होते हैं। प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन जो होते हैं, जिनके अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, अपराध की प्रवृत्ति होती है, लोगों को परेशान करने की प्रवृत्ति होती है, चोरी करने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे बच्चों को हम किस प्रकार से उनके व्यवहार में बदलाव लाएं, कैसे उन्हें अच्छे रास्ते पर ले आएं, इसके लिए जीवन इतिहास विधि, ये बहुत लंबी विधि होती है। इस विधि के आधार पर अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि जब हम इस विधि को लेकर के उस बच्चे की अपराधी प्रवृत्ति को देखने का प्रयास करते हैं, जांचने का प्रयास करते हैं, तो उसके माता पिता,
उसके दादा दादी, उसके सगे संबंधी, भाई बहन, पास पड़ोस, मित्रों, विद्यालय आदि के द्वारा तमाम प्रकार की सूचनाओं को संग्रहित करते हैं। इतना नहीं, उसके वंशानुक्रम को देखते हैं, उसके वातावरण को भी देखा जाता है, उसके रहन सहन की संगत कैसी है, उसके वातावरण में बातचीत किस प्रकार से लोग करते हैं, कैसे उसके मित्र हैं, कैसे लोगों की वेशभूषा, खान पान क्या है, इन समस्त चीज़ों को हम देखते हैं। और यह केवल 1-2 दिन में नहीं होता है, यह काफ़ी लंबी विधि होती है, कई वर्षों तक चलती है, कई महीनों तक चलती है। और उसके आधार पर तब यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस बालक की क्या जन्मजात इस प्रकार का अपराध करने की प्रवृत्ति है, कि उसकी परंपरागत व्यावसायिक प्रवृत्ति आ रही है, कि उसके परिवार लोग ऐसा करते आए हैं इसलिए वही प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है, क्यों अपराध कर रहा है? क्योंकि समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें हम शिक्षा दे रहे हैं, सबको एक समान दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जो उसके प्रतिकूल होता है। तो इस विधि में दोष क्या होता है कि जब हम किसी बालक के आपराधिक प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए उसके माता पिता या सगे संबंधी के पास जाते हैं, तो माता पिता सगे संबंधी उसकी वास्तविक चीजों को, अपराध की प्रवृत्ति को सत्य रूप से नहीं बताते हैं, और जो अच्छाइयां उसको बताते हैं, जो उसके अंदर कमियां उसको छिपा लेते हैं। इसलिए इसमें विश्वसनीयता की कमी आ जाती है। तो यह विधि ज्यादा से ज्यादा आजकल जैसे जो चोर प्रवृत्ति होते हैं, कहीं न कहीं अपराध करके आते हैं, ऐसे लोगों पर जैसा कि पुलिस आग के द्वारा आजकल किया जाता है, उसके गुण दोषों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनका आकलन किया जाता है। अगली विधि आती है उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक से प्राप्त रेमेडिकल या क्लिनिकल मेथड से कि आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता। आचरण संबंधी जटिलताएं ये क्या होती हैं? अर्थात कभी कभी आप देखिए कुछ बच्चों में तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कुछ बात बात पर हमेशा कस्में खाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर की इस प्रवृत्ति को कैसे दूर किया जाए? कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से विलंब होता है, किसी खाने पीने की चीज को मांगे नहीं पाते हैं, बर्तनों को तोड़ना, फोड़ना, चिल्लाना, तो उनके अंदर एक दोष होता है। उनकी रुचियों को कैसे अपने प्रति जागृत किया जाए, उस अनेक प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं उससे दूर किया जाए, उन जटिलताओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक क्लिनिकल मेथड को अपनाया जाता है। क्लिनिकल मेथड्स में सबसे पहले हम इसकी पूर्व की जो चीजें होती है हम कहते हैं डायग्नोसिस का प्राय होता है जांच करना, उसकी चीजों को पता लगाना कि आखिर ऐसा बालक बिहेव क्यों कर रहा है, इस प्रकार की कठिनाइयों को उत्पन्न क्यों कर रहा है। जब हम एक डॉक्टर की तरह जैसे मरीज उनके पास पहुंचता है तो डॉक्टर उससे पूछता है कब से परेशानी है, क्यों है, और अनेकों प्रकार की जांच करता है, ब्लड आदि का टेस्ट भी ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से हमें बच्चों के अंदर अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं, झूठ बोलता है, परेशान करता है, बार बार क्रोध भी होता है, तो उसकी इस चीज़ों को जानने का पहले प्रयास करें। वह विलंब से प्रतिदिन पहुंच रहा है विद्यालय में, क्यों पहुंच रहा है, तो जानने के बाद नहीं कि हम उसे तुरंत दंडित करें, बल्कि पता लगाएं कि वह क्यों ऐसी हरकतें करता है। सारे बच्चे साथ आते हैं, वह क्यों विलंब से आता है। जब हम उसका निदान कर लेते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं, तब उपचार करना, क्लिनिकल करना एक काफी आसान हो जाता है। तो क्लिनिकल का प्राय ही है कि उसकी समस्याओं को समाधान कर देना, उसकी समस्याओं से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको दूर करना, और उस बालक के अंदर ठीक उसी प्रकार का उत्साह भर देना कि वह भी अन्य बालकों की तरह अपने को उत्तेजित समझे, उतना ही प्रभावशाली समझे, उतना ही बुद्धि से युक्त समझे कि मैं भी इस कार्य को कर सकता हूं, मैं भी इस प्रकार से आगे बढ़ सकता हूं, इस विषय वस्तु को याद करने में, समझने में मुझको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ऐसा विचार उसके अंदर आ जाएगा तब हमारी उपचारात्मक क्लिनिकल जो विधि है वह सार्थक हो जाएगी। अगला आता है विकासात्मक डेवलपमेंटल मेथड। इसमें होता है कि बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है, यानी ये भी एक लंबी विधि होती है। विकासात्मक का प्राय होता है कि बालक की वृद्धि और उसका विकास, वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी अंतर होता है। वृद्धि का प्राय होता है कि जो उसके आंगिक अवयव, शरीर के जो अंग बढ़ रहे हैं, जैसे जन्म से छोटा है फिर धीरे धीरे बढ़ता है, शरीर बढ़ता है उसका, तो उसका शारीरिक विकास जो होता है वह एक तरह से उसके वृद्धि से, ग्रोथ से लिया जाता है। लेकिन जो विकास मेंटली होता है, मानसिक विकास, वह उसके बुद्धि पर लिया जाता है, उसके कार्यों पर लिया जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमताओं पर लिया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि बालक की वृद्धि के आधार पर क्या उसका बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो रहा है। कभी कभी बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन उसका बौद्धिक विकास जो होता है वह बहुत धीमे होता है।
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने बचपन की चीज़ों को बहुत दिनों तक नहीं छोड़ते हैं और उसी को लेकर के बार बार चलते रहते हैं, हरकतें करते रहते हैं, जबकि वृद्ध के आधार पर ही बालकों के मानसिक विकास का होना भी अति आवश्यक होता है। यही कारण है कि माता पिता अपने बच्चों को परिवार में पहले पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, विकास करते हैं, लेकिन जब वहाँ उनसे उस चीज़ पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है तो विद्यालय में भेजते हैं। विद्यालय में शिक्षक का दायित्व बन जाता है कि उसके उस शरीर की आयु के आधार पर उसकी मानसिक आयु को आगे बढ़ाए, अर्थात जो मेंटल एज है और जो उसका फिजिकली एज है, इन दोनों एज के आधार पर उसकी कितनी वृद्धि होनी चाहिए शरीर की और कितना उसका बौद्धिक विकास होना चाहिए, दोनों को देखे। कुछ बच्चे होते हैं बहुत मेधावी होते हैं, तेज होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, जो कम उम्र में ही बहुत अधिक चीज़ों को सीख लेते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ असामान्य बुद्धि के होते हैं, जो किसी चीज़ को बार बार बताने के बावजूद भी उसको समझने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, योग्य नहीं हो पाते, निपुण नहीं हो पाते हैं। ऐसे बच्चों के विकास को देखते हुए, उनकी वृद्धि को देखते हुए हमें अध्ययन करना चाहिए, अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों को बदलना चाहिए जिससे वह उस चीज़ को सीख सके। अगर उसकी बुद्धि सामान्य स्तर की है तो हमें सामान्य स्तर की शिक्षण विधियों में उसका प्रयोग करें, अधिक से अधिक मटेरियल एड्स को ले आएँ, शिक्षण सहायक सामग्री को प्रस्तुत करें कक्षा में, जिससे वह दृश्य देख सके, उसको समझ सके और उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सके। तो विकासात्मक विधि एक लंबी विधि होती है। इसमें दोष क्या होता है कि जब मूल्यांकन करता है, इस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ता है, इस अध्ययन को करता है, तो वह एक तरह से ऊब जाता है। कितने दिनों तक वह एक बालक पर निगरानी करेगा, कितना वह उसके शारीरिक वृद्धि को देखेगा, उसके खान पान को देखेगा, उसके रहन सहन को देखेगा, उसकी वेशभूषा को देखेगा, बोल चाल की तमाम चीज़ों पर उसको बार बार नज़र रखनी पड़ती है। इसलिए यह विधि बहुत दीर्घकालिक मानी जाती है और इसमें सफलताएं कम मिलती हैं, असफलताएं ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए मनोविज्ञान की दृष्टि से, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इस विधि का प्रयोग हम तभी करते हैं जब कोई बालक बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही असामान्य होता है, जो असहज होता है, जो बार बार समस्याओं को उत्पन्न करने में अपनी रुचि रखता है। ऐसे बालकों को सुधारने के लिए निरीक्षणकर्ता को उसके घर संपर्क करना पड़ता है, माता पिता के द्वारा सहयोग लेना पड़ता है और किस प्रकार से शरीर का विकास नहीं हो रहा है उस पर उसको कुछ ना कुछ सलाह देते हैं, उपचार देते हैं, दवा बताते हैं। उस प्रकार के बिहेव को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियों को बताते हैं जिसके आधार पर वह बालक अपनी जटिल समस्याओं को छोड़ करके सामान्य परिस्थिति में आ सके। अगली विधि होती है मनोविश्लेषण, साइकोएनालिटिक। इसका प्राय होता है कि व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करने के बाद उपचार किया जाए। ये बहुत अच्छी विधि है। आजकल तमाम लोग देखा जाए तो 70% के ऊपर लोग मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। बच्चे भी बहुत जल्दी हतोत्साहित हो रहे हैं, उनके अंदर इस प्रकार से कार्य करने की जो क्षमता होते हुए भी मानसिक रूप से वे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उनके अंदर जो ताप है वह बहुत बढ़ जा रहा है, यानी जो सहनशीलता है वह कम होती जा रही है, असहिष्णुता होती जा रही है, वे सहनशील नहीं रह पा रहे हैं। परिवार में भी वे कहीं न कहीं कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो उनके अंदर संस्कार होते हैं, उनको दावा जाता है, माँ बाप या कोई बड़ा अगर उनको कोई उपदेश देता है, आदेश देता है, कार्य करने को कहता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बार बार उसी चीज़ों पर अपने रोष को प्रकट करते हैं। तो ऐसे बच्चों में कुछ ना कुछ मानसिक बीमारी होती है। मानसिक बीमारी का प्राय है वे किसी चीज़ को उसी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते हैं जैसे उनको करने के लिए कहा जाता है। वे उसमें कुछ ना कुछ घटाव बढ़ाव करते हैं, ऐसा नहीं हम ऐसे करेंगे, रास्ते को बदलना शुरू कर देते हैं, विपरीत परिस्थितियों में जाकर कार्य करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बच्चों का जो मानसिक विश्लेषण का प्राय होता है कि मन दो प्रकार का होता है, एक तो चेतन और दूसरा अचेतन। चेतन मन में हम क्या करते हैं, जो कॉन्शियस माइंड हमारा होता है, तो जो चीज़ें हम सीखते हैं या सिखाने का प्रयास करते हैं वह बिल्कुल हमारे मन में बैठती चली जाती है, हम सीख लेते हैं और सीखे हुए ज्ञान कभी नष्ट नहीं होते हैं। वे जा करके हमारे अचेतन मन में जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें स्टोर हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उस अचेतन मन से उस अनुभवों को निकाल लेते हैं। जैसे बचपन में हमने तमाम प्रकार की कहानियाँ सीखी थी, नानी नाना दादा दादी द्वारा कहानियाँ बताई गई, हमें तमाम प्रकार की ऐसी छोटी घटनाएं की गई थी जिसमें मारे गए हैं, पीटे गए हैं, दंडित किए गए हैं, कभी हमें पुरस्कार भी मिला है। कभी कभी होता है कि हम कहानी जो गिनती हैं, पहाड़े हैं इत्यादि रटाए गए हैं।
क्या वे सब हम प्रतिदिन रटते हैं? नहीं। उसका एक ही जवाब है कि जो उस चीजों को हमने सीखा था पहले, वे आज भी हमारे अचेतन मन में संग्रहित हैं। जब हमें आवश्यकता पड़ती है हम उसको उसमें से निकाल लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और तुरंत उसकी पहचान कर लेते हैं, हाँ ये चीज यही होना चाहिए। तो अचेतन मन में तमाम अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं। जैसे किसी बालक के मन में कुछ करने की इच्छा आई और उस कार्य को कर नहीं पाता है, तो वह मानसिक रूप से क्या होता है, वह इच्छाएं उसकी दमित हो जाती है, दब जाती हैं। लेकिन जैसे अवसर मिलता है वे इच्छाएं पुनः जागृत हो जाती हैं। अगर मान लो अपराधी प्रवृत्ति का है, वह कुछ गलत प्रवृत्ति का है, तो ऐसे बालक को कुछ समय के लिए तो वह अपने इच्छाओं को दमित कर लेता है, लेकिन जैसे ऐसी परिस्थितियां, सिचुएशंस उसके सामने आती हैं, वह अपनी इच्छाओं को पुनः प्रकट करता है, उसी प्रकार की हरकतें करना शुरू कर देता है। तो जब डॉक्टर, चिकित्सक, एक मनोचिकित्सक ऐसे बालकों का निरीक्षण करता है तो वह देखता है, उसके सामने ऐसी परिस्थितियों को ला करके वह प्रकट करता है, देता है। जिन परिस्थितियों पर जिस प्रकार की उसकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन होता है, उसको वह नोट करते रहता है और उसी के आधार पर यह एक निर्णय ले लेता है कि यह बालक किन परिस्थितियों में उत्तेजित होता है, क्रोधित होता है और किन परिस्थितियों में अपने को सामान्य बना लेता है, सहयोग की प्रवृत्ति को करता है। तो मनोविश्लेषण विधि जो होती है, यह वियना के एक मनोचिकित्सक फ्रायड के नाम पर है। उन्होंने इस पर गहरा रिसर्च किया, काफी कुछ अनुसंधान किया और आज यही विधि मानसिक रोगियों के लिए बहुत ही अधिक सफलदायी है, लाभदायी है, एक वरदान के रूप में सिद्ध हो रही है। तुलनात्मक विधि का प्राय होता है कंपैरेटिव मेथड का, कि व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करना। यानी कुछ बालकों को ले लेते हैं कक्षा में, वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यानी आप देखेंगे एक कक्षा में तमाम बच्चे होते हैं, उसमें कुछ बच्चों का अपना अपना ग्रुप होता है, वे अपने ग्रुप में ही बैठना चाहते हैं, अपने ग्रुप में ही लोगों से बात करना चाहते हैं, उसी के साथ खान पान सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन केवल अपने ग्रुप में संतुष्ट रहें यह संभव नहीं होता। वह दूसरे ग्रुप से कुछ ना कुछ वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। अगर उनका जो कंपटीशन है वह हेल्दी है, स्वस्थ है, कि तुम इतना पढ़ते हो मैं इतना और सीख सकता हूं, तब तो ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि मैं सीख रहा हूं, दूसरे को सीखने नहीं दूंगा। तो जब ऐसी समस्या आती है तो ऐसी व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं को निरीक्षण करता क्या करता है, पहले देखता है, शिक्षक उसको जांचने का प्रयास करता है कि किन किन बातों में समान है और किन किन बातों में सब असमान है। जिन चीजों में वे असमान होते हैं उन्हीं चीजों को अध्ययन करके वह निरीक्षण करता, उसको दूर करने का प्रयास करता है और प्रत्येक लोगों को एक समान बनाने के लिए वह अपना उद्देश्य निर्धारित कर लेता है। और जब वह इस कंपैरेटिव मेथड में आता है, अध्ययन करता है, तो उसे मालूम हो जाता है कि उसके अंदर दोष क्या हैं और गुण क्या हैं। तो गुणों को एक तरफ कर देता है और दोषों में सुधार करके उन दोषों को भी गुण में परिवर्तित कर लेना, यही तुलनात्मक विधि है। अगली विधि आती है सांख्यिकी विधि, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक्स मेथड। स्टैटिक्स मेथड से क्या होता है कि समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करके परिणाम निकालना। यानी जो समस्याएं अगर जटिल हैं, किसी प्रकार से रिजल्ट हमारे बहुत गड़बड़ आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं, जितना प्रतिशत में चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर हम सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं। उसमें शिक्षण विधियों को देखते हैं, शिक्षक के पठन पाठन के तरीकों को देखते हैं, बालकों के बैठने की व्यवस्था को देखते हैं, सीखने सिखाने जो संसाधन है, ऑडियो विजुअल जो इक्विपमेंट हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो सहायक सामग्रियां हैं, उनको देखते हैं। आजकल तमाम प्रोजेक्ट के द्वारा, स्मार्ट क्लासेस द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसका बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। वो किसी चीज जब देखते हैं और सुनते हैं तो चीजें बिल्कुल उनके मस्तिष्क में एक तरह से वह अमिट छाप रूप में बन जाती हैं, वो जल्दी समाप्त नहीं होती, मिटती नहीं। लेकिन अगर हम केवल लेक्चर मेथड का प्रयोग जब करते हैं, केवल व्याख्यान करते हैं, बोलते हैं और उनको उससे संबंधित चीजों को दिखाते नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों में ये समस्याएं आना स्वाभाविक है। इसलिए इसको दूर करने के लिए हम सांख्यिकी मेथड को ले आते हैं कि हम किन परिस्थितियों में बच्चों को ज्यादा सिखा सकते हैं और किन परिस्थितियों से बच्चे कम सीखते हैं। दोनों चीजों का एक तरह से एक आंकड़ा, तथ्यों को संग्रह कर लेते हैं, उससे संबंधित जितने भी आवश्यकताएं हैं, तथ्य हैं, डाटाज हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर पुनः उसका हम अध्ययन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और यह बताने में समर्थ हो जाते हैं कि अगर हम विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें अगर हम ऑडियो विजुअल मेथड के साथ, मटेरियल एड के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो हमारा जो पढ़ाया हुआ ज्ञान है वह सार्थक होता है। लेकिन अगर हम उन मटेरियल एड्स का प्रयोग कम से कम करते हैं, लेक्चर मेथड में चलते हैं, तो उसका सिखाया हुआ ज्ञान अधिगमन वह उनके अंदर बहुत कम हो पाता है। अगली विधि आती है परीक्षण विधि, जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड का प्रयोग होता है कि व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताएं जानने के लिए परीक्षा करना। जैसे आजकल होता है, तमाम प्रकार की नौकरियां आती हैं,
उसमें तमाम प्रकार के लोग बैठते हैं, अनेक बुद्धि के होते हैं, अनेक प्रकार के व्यक्तित्व के होते हैं, रुचि के होते हैं, परिवेश के होते हैं। उनके लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम रख दिया जाता है, उससे संबंधित प्रश्नों को डाल दिया जाता है और उसके आधार पर उनसे परीक्षण अर्थात लिखने के लिए कहा जाता है। उसमें जो जितना अधिक अपना रिस्पांस देता है, प्रतिफल देता है, उसी के आधार पर उसकी मेरिट तय की जाती है। वह इंडेक्सों के आधार पर, अपने अभिव्यक्ति के आधार पर जैसा कुछ वहां पे प्रदर्शन करता है, वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि के रूप में उसके हम परीक्षण कर लेते हैं और ये बताने में समर्थ हो जाते हैं कौन सा बच्चा इसमें बहुत ही अच्छे बुद्धि का है, कौन मंद बुद्धि का है, कौन सामान्य बुद्धि का है और कौन ऐसे हैं जो मूर्ख बुद्धि के हैं। तो हमें परीक्षण विधि के द्वारा, आजकल परीक्षाएं चाहे वह किसी भी कक्षा की हों, वह परीक्षाओं के द्वारा ही उनका मूल्यांकन वास्तविक रूप से किया जा सकता है। ये परीक्षाएं सामान्य रूप से प्रत्येक संस्थाओं में की जाती हैं। जो विधि आती है अगली, वो है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। इसमें क्या होता है, व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्र करना। अर्थात कोई समस्या है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ प्रश्नावली का निर्माण कर लेते हैं और वह जा करके हम अलग अलग लोगों से उस पर साक्षात्कार करते हैं, उस समस्या संबंधित उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। तो जितने अधिक लोगों से उनकी राय को लेते हैं, उनकी सलाह को लेते हैं, जो उनके विचार होते हैं अगर मूल रूप से प्रकट करते हैं तो समस्या का समाधान करना संभव है। लेकिन अगर एक साक्षात्कारकर्ता किसी साक्षात्कार करने वाले के पास जब पहुंचता है और पूछता है कि मुझे इन चीजों को बताओ, अगर उसे मालूम हो जाता है कि मुझसे चीजें पूछा जाएगा तो कहीं घबराने लगता है, कहीं भयभीत होने लगता है, कभी बनावटीपन में आकर के जो चीजें नहीं कहनी चाहिए ऐसी चीजों को बताने लगता है। कहीं उसका पड़ोसी है और उसके साथ उसके बिहेव अच्छे नहीं है तो उनके विषय में विपरीत चीजों को ही बताने का प्रयास करता है। इसलिए जो साक्षात्कार विधि होती है, जो लोगों के द्वारा उनकी राय को जानी जाती है, एक कोई बहुत जरूरी नहीं को बिल्कुल सही बात ही बताएं। कभी कभी ये जो है प्रतिद्वंदिता के रूप में, कभी प्रतिस्पर्धा के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी कोई घटनाएं ऐसी हैं पारिवारिक या सामाजिक या आसपास के मित्रवत, तो वहाँ पे जो समस्याएं आती हैं तो उसके आधार पर भी वो वास्तविक चीज़ों को बताने से अपने को हिचकते हैं और जो गलत चीज़ें उसको बता देते हैं। इसलिए जो साक्षात्कार मेथड होता है या उतना विश्वसनीय नहीं रह जाता। अगला मेथड जो आता है वो प्रश्नावली, क्वेश्चनरी मेथड। प्रश्नावली मेथड से प्राय होता है कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्र करना। अर्थात प्रश्नावली मेथड ये ज्यादातर आजकल लागू किया जा रहा है। कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय भी हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट करते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं, उसके आधार पर जो उत्तर मिलता है अगर वह उत्तर बिल्कुल पॉजिटिव है, सबका साथ साथ मिल जाता है, सब लोग उसमें बिल्कुल समर्थ होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मेथड हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कुछ प्रश्नों के द्वारा कुछ बच्चे अपने को असहज महसूस करते हैं तो हम उन असहज स्थिति से उनको उबारने के लिए, उससे बाहर निकालने के लिए पुनः अलग मेथड का प्रयोग करके उन्हें उस समस्या से दूर कर देते हैं। अगला जो आता है वह होता है मनोभौतिकी। मनोभौतिकी माने फिजिकल मेथड से प्राय है कि मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। मनोभौतिकी का प्राय है कि मन और शरीर इन दोनों को देखा जाता है। यानी जब कोई बात अगर कही जाती है, कोई शिक्षा दी जाती है, तो आप देखेंगे कुछ चीजों को सुनने के बाद जो है मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर खिलखिला उठती है, यानी उसमें एक ओजस्विता आ जाती है। कभी कभी होता है जब कभी शोक या भय की बात सुनते हैं, शरीर में सब कुछ होते हुए भी वह व्यक्ति बिल्कुल नर्वस हो जाता है, वह अपने को इतना कमजोर महसूस करने लगता, भयभीत होने लगता है कि शब्द के रहते हुए भी वो क्या हो जाता है, बिल्कुल उपायहीन हो जाता है। ऐसे समय में बच्चों के सामने जब परीक्षा की स्थिति आती है या कोई टेस्ट लेने की बात होती है कि हमारे सप्ताह में है, इस दिन आपसे टेस्ट लेंगे, इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, तो बच्चे डरने लगते हैं, कक्षा में आने से भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों को रोकने के लिए हम मनोभौतिकी विधि का प्रयोग करते हैं। अर्थात मन से उनको पहले मजबूत बनाया जाता है, उनको ये बताया जाता है तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम जो बताओगे सही बताओगे, अगर नहीं बता पाते थोड़ा सा प्रयास करोगे तुम ऐसा कर लोगे। इस प्रकार जो रेनफोर्समेंट होता है, जो उन्हें पुनर्बलन देते हैं, जो उन्हें प्रशंसा आदि करके उनको एक साहस देते हैं, उनके आकांक्षा स्तर को बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से वह बालक उस चीज को सीखने के लिए तत्पर होता है। वह फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से वह तैयार हो जाता है। जब तक फिजिकली और मेंटली वह तैयार नहीं है तब तक वह सीख नहीं सकता, क्योंकि शरीर कहीं हो मन कहीं हो तब किसी भी प्रकार का अध्ययन अध्यापन शिक्षण कार्य अधिगमन करना संभव नहीं होता है। तो उसी मन को स्थिर करने के लिए, उसी रुचियों को स्थिर करने के लिए यही कारण है
कि आजकल के जो विद्यालय, पहले की जो व्यवस्थाएं थी वह जंगलों में की जाती थी, जहाँ पर शोर शराबा ना हो। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां आज प्रतिकूल होती जा रही हैं तो हमें उस प्रकार का विद्यालय कैंपस का निर्माण करना चाहिए, जहाँ पर अलग से किसी प्रकार का जो शोर बाहरी है वह भीतर तक बच्चों तक नहीं पहुँच सके। जैसे होता है कभी कोई शांत वातावरण है, पढ़ाई चल रही है, तब तक कोई जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, कोई दौड़ना शुरू कर देता है, ध्यान क्या होता है उधर चला जाता है। तो ऐसे बच्चे जब बार बार उस शोर को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनका ध्यान भंग होता है। तो जो सीखने और सिखाने जो प्रक्रिया चल रही है वह कहीं न कहीं बाधित हो जाती है। इसलिए प्रत्येक बालक के शिक्षण के समय, कक्षा शिक्षण के समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उनका शरीर और मन दोनों स्थिर है कि नहीं है। ये जरूर देखें कि शरीर के द्वारा तो बैठे, लेकिन मन उनकी विषय वस्तु में उस लेक्चर पर आ रहा है अथवा हम इसका अध्ययन करते हैं। ये मनोभौतिकी जो मेथड होता है यह ज्यादातर कक्षा में इसको लागू किया जाता है और उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन प्रतिदिन करना चाहिए, किया जाता है। विविधात्मक मेथड, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का मेथड होता है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण, क्योंकि प्रत्येक बालक अलग अलग घर से आता है, अलग अलग परिवेश से आता है, अलग अलग खान पान रहन सहन से आता है, उसकी बातचीत के दायरे अलग होते हैं। कुछ परिवारों में सुबह होते ही उनके घर में गाली गलौज का माहौल होता है, अपशब्दों की बौछारें होने लगती हैं। ऐसे बच्चे उन्हीं चीज़ों का अनुकरण कर लेते हैं। कुछ परिवार में होता है कि इन चीज़ों से हम बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर वो संस्कार अच्छे आ जाते हैं और वे प्रत्येक बात में उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है कि ऐसे जो अलग अलग परिवारों से आ रहे हैं ऐसे बच्चों को सामान्य रूप से कैसे एक स्तर पर लाया जाए। यही कारण है कि जो विविधात्मक विधि है वह उनकी रुचि के आधार पर, उनके खान पान के आधार पर, उनके वंशानुक्रम के आधार पर, उनकी परिस्थितियों के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, आर्थिक स्थिति भी इसमें ज़्यादा योगदान देती है। अगर व्यक्ति बहुत ही संपन्न है तो अपने बच्चों को अच्छा खिलाता पिलाता तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दिखावापन आ जाता है। ऐसे बच्चे कक्षा में जा करके वह अपने दिखावे में ज़्यादा परेशान होते हैं, अर्थात मूलतः जो चीज़ सीखने गए वो अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। इसीलिए स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म को लागू किया जाता है। अगर कोई बच्चा इसको नहीं पहनता है, नहीं उस प्रकार का फॉलो करता है, ऐसे लोगों का हमें अध्ययन करना चाहिए। उनके माता पिता से मिलकर के, उसके मित्रों से मिलकर के उस परिस्थिति को सामान्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो विविधात्मक विधि या रुचियों पर आधारित है, उनकी आयु पर आधारित है, उनके परिवेश पर आधारित है। तो जब हम उनके परिवेश को, परिस्थितियों को सब कुछ देखते हुए उनका अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर निकालते हैं कि क्या जटिलताएं हैं, कौन समस्याएं इनके व्यवहार में आ रही हैं, उस पर विशेष ध्यान जब देते हैं और उस प्रकार का जो समस्या से संबंधित चीजें हैं उसको दूर करके हम उन्हें जब सामान्य रूप से ले लेते हैं तो हमारी ये विधि कारगर होती है, सार्थक होती है। इस प्रकार से आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान में अनेकों ऐसी विधियां हैं जिसके आधार पर हम बच्चों का अध्ययन कर सकते हैं, व्यक्तियों का अध्ययन कर सकते हैं, बालकों का अध्ययन कर सकते हैं और उसके आधार पर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और उनके व्यवहार में चेंजिंग, व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं और कितना बिहेव चेंजिंग हुआ है, कितना व्यवहार का परिवर्तन हुआ है, उसका एक सार्थक परिणाम सामने रख सकते हैं। इस तरह से आज आपने क्या सीखा कि जो कुछ हम कक्षा में पढ़ते हैं, जो हमें शिक्षा मिलती है, उसके आधार पर अगर हमारे अंदर जीवन में कुछ व्यवहार का परिवर्तन नहीं आता है तो शिक्षा सार्थक नहीं होती, वो निरर्थक हो जाती है। तो सीखी हुई चीज़ों को अपने जीवन में उतारना, यही क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। मनोविज्ञान का उद्देश्य यही है, उसमें बिहेव चेंजिंग, व्यवहार का परिवर्तन कितना हो रहा है उसका अध्ययन करना, अभी कितना और बाकी है उसके आधार पर उसको आगे बढ़ाना, जिससे वह अपने जीवन को सफल कर सके। तो अगर ये वीडियो आपको आज पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अधिकाधिक शेयर करें और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।